जुड़ जाओ भाई वापस। अब है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी मैंने बोला था लाइव क्लास, केमिस्ट्री की क्लास के बाद अपन बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के बारे में। जल्दी से वापस जुड़ जाइए। 15 मिनट के बारे में मैंने आपको बोला था। वापस अपन आ चुके हैं, 4 लोग वापस जुड़ चुके हैं। लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। बड़ी आंत दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन पहले पढ़ चुके थे। अब पाचन तंत्र का ही अगला टॉपिक है। बनवारी सैनी, रीना बनवारी, नितेश गुर्जर, हाय सर, सभी जुड़ जाइए फटाफट। केमिस्ट्री की क्लास 11 लोग वापस जुड़ चुके हैं। लाइक भी करते रहिए। प्रियंका गुर्जर, ओ सॉरी धाकड़ सर, मैं रोहित, बिल्कुल रोहित। पाचन तंत्र के बारे में अपन बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत तक मोनिका सोहेल, काजल पाटीदार। सर मैं रोहित धाकड़, रोहित स्वागत है। अश्मिता बुनकर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आइए दोस्तों अब शुरू कर देते हैं। सभी का वेलकम है फिर से बायोलॉजी की क्लास बड़ी आंत के बारे में। ऐसे दोस्तों एक पर्टिकुलर टाइम अपन फिजिक्स के लिए भी डिसाइड कर लेंगे। आप घर पर अच्छी तरीके से मस्त वीडियो देखते रहें, आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई भी मस्त तरीके से होती रहेगी। हाय सर, मैं प्रिया स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। बायोलॉजी की क्लास में 11 लोग लाइव हैं। बिल्कुल अपन शुरू कर देते हैं दोस्तों। छोटी आंत के बाद बात करते हैं बड़ी आंत में। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। फिर इसको बड़ी क्यों कहते हैं? बड़ी, परी पाटीदार, अच्छा बिल्कुल स्वागत है परी। बड़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मोटाई 4 से 7 सेंटीमीटर की होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होती थी। यहाँ पर लंबाई 1 से 1.5। लंबाई भले ही कम है लेकिन ये मोटा पाइप है। क्लियर है? मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जो नाम है वो उनके व्यास, उनके डायामीटर, उनकी मोटाई के आधार पर है, ना कि उनकी लंबाई के आधार पर। छोटी आंत के जैसे 3 भाग होते थे, ड्योडीनम, ग्रहणी, उसके बाद जैजुनम और फिर इलियम। सबसे बड़ा भाग इलियम होता था। वैसे ही बड़ी आंत के भी 3 भाग है। पहला भाग है सीकम, ध्यान से देखिए दोस्तों। दूसरा भाग है कोलन और तीसरा भाग है रेक्टम, और रेक्टम को कहते हैं मलाशय। बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। संजय भगोरा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग संजय, स्वागत है लाइव क्लास में। पाचन तंत्र में अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत की लंबाई, मोटाई, बड़ी आंत के 3 भाग है, सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन, रेक्टम को क्या कहेंगे? मलाशय। पहला क्वेश्चन, इन तीनों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन है, 1 मीटर वाला। क्लियर है बात? बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन है, 1 मीटर इसकी लंबाई होगी। बाकी दोनों की लंबाई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट लंबाई भी अपन बात कर लेंगे। सीकम की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्लियर है? तो बची हुई किसकी होती है? रेक्टम की या मलाशय की। क्या क्या लिखा हुआ है उससे पहले अपन इस डायग्राम पर देखते हैं। हाय सर, राजा मीना, खुशबू पाटीदार, फिर से स्वागत है। आप वापस जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। रेगुलर अपन भले ही क्लास का टाइम कम कर देंगे लेकिन सारे सब्जेक्ट आपके। पूजा सेवक, स्वागत है पूजा लाइव क्लास में। तो 3 पार्ट हो गए। सबसे बड़ा कोलन है। बाकी क्या लिखा हुआ उसको छोड़ के पहले इस डायग्राम की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस चित्र को देख लीजिए, कमेंट अपन फिर करते रहेंगे। यहां जो पाइप है ये है इलियम, ये वाला आधा अपन ने ऊपर वाला बनाया नहीं है। हेलो सर, कृष्णा भट्ट, बनवारी सैनी, सभी जुड़ जाइए। वेरी गुड। केमिस्ट्री की क्लास के बाद आपका बायोलॉजी की
बड़ी आंत की क्लास में बड़ा स्वागत है। इलियम जो है दोस्तों छोटी आंत का सबसे लंबा और आखिरी भाग। ये इलियम यहां से किस में खुल जाता है? सीकम में। यहां से लेकर ये वाला भाग ही सीकम है। सीकम की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। इलियम जब सीकम में खुलता है तो यहां पर एक वाल्व पाया जाता है, इलियोसीकल वाल्व। नाम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इलियम से इलियो, सीकम से सीकल, और वाल्व और स्पिंक्टर दोस्तों मैंने याद करो बताया था, अगर कोई संरचना एक दिशीय प्रवाह करती है तो वो वाल्व है, और दोनों दिशाओं में प्रवाह अगर उससे हो सकता है तो वो स्पिंक्टर है। मतलब खाना यहाँ इलियम से सीकम में आ सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में सीकम से इलियम में नहीं जा सकता। या यूं कह सकते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो वाल्व है वो है इलियोसीकल वाल्व। क्लियर है बात? दोस्तों खरगोश के अंदर, अपने अंदर तो ऐसा ही होता है, खरगोश को भी अपन बना लेते हैं। कुलदीप गुर्जर, वेरी गुड इवनिंग कुलदीप, स्वागत है लाइव क्लास में। तो ये जो सीकम है और ये इलियम है, अभी थोड़ी देर के लिए ये जो बनाई है अपन ने वो इंसान की है, लेकिन थोड़ी देर अपन बात कर लेते हैं खरगोश के बारे में भी। पाटीदार पंकज, हाय सर, स्वागत है पंकज लाइव क्लास में। खरगोश के अंदर इलियम सीकम में खुलने से पहले एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, और इस फूली हुई संरचना का नाम है सैक्यूलस रोटंडस। अब देखो नाम ही ऐसा ही है जी, और रोटंडस। इल खरगोश के अंदर इलियम सीकम में खुलने से पहले एक फूली हुई संरचना का निर्माण करता है। उस फूली हुई संरचना को सैक्यूलस रोटंडस कहते हैं। हमारे अंदर नहीं पाई जाती। हमारे अंदर इलियम सीधा सीकम में खुलता है, बस इसको कंट्रोल करने वाला एक वाल्व होता है जिसको कहेंगे इलियोसीकल वाल्व। सैक्यूलस रोटंडस फालतू में ही अपनी आंत की जगह खरगोश के अंदर पाया जाता है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखो मिटा दिया। ये देख लीजिए, अपन इंसानों की बात कर रहे हैं तो इंसानों में ये सीधा इलियम आ गया और इलियम सीकम में आके खुल गया। क्लियर है दोस्तों? मैं आपको एक बात बताया था, अगर आप हर वीडियो बड़े ध्यान से देखें, पढ़ने की इच्छा से देखें, सीकम बड़ी आंत का पहला भाग सीकम यहां तक ही है, ये यहां तक, बस यहां से ये कॉलन शुरू हो गया, ये पूरा कॉलन है, कॉलन कॉलन कॉलन, यहां तक कॉलन है। सीकम सबसे छोटा, कॉलन सबसे बड़ा भाग है। मैं क्या कह रहा था दोस्तों, सीकम नाम बड़ी आंत का भाग है, लेकिन फोरामेन सीकम कहां पाया जाता है? मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, फोरामेन सीकम किस संरचना में पाया जाता है? फोरामेन सीकम किस संरचना में पाया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। कितने लोग लाइव है? 20 लोग लाइव है, 15 लोगों ने लाइक बटन किया है, 5 लोग ऐसे हैं जो लाइव तो है लेकिन वो लाइक नहीं कर रहे। यहां देख लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। फोरामेन सीकम, देखो केवल सीकम तो बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग है, और बड़ी आंत का पहला ही भाग है जो किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत से। सीकम लाइव आने वाला वीडियो यहां देख लीजिए। सीकम बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग, पहला भाग जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। लेकिन दोस्तों फोरामेन सीकम कहां पाया जाता है? बोलो भाई। फोरामेन सीकम हमारे शरीर की कौन सी संरचना में पाया जाता है? कोई नहीं बोल रहा, बोलते नहीं है लोग, है ना। फोरामेन सीकम
लक्ष्मी मीणा, भाविन पाटीदार, जुड़ जाइए भाई, है ना। भाविन स्वागत है। भाविन बता, फोरामेन सीकम किस संरचना में पाया जाता, मत बताओ, मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं। हाय सर, भाविन पाटीदार, जागृति प्रजापत, स्वागत है जागृति लाइव क्लास में, बहुत दिनों के बाद फिर से जुड़ी है। बीच बीच में ऐसे जुड़ते रहिए। लेकिन फोरामेन सीकम संरचना किस में पाई जाती है? देखो, केवल सीकम तो बड़ी आंत का सबसे छोटा और पहला भाग है। हश्मिता बुनकर टंग में, वेरी गुड हश्मिता, बहुत बहुत स्वागत, बहुत खुशी की बात है। बाकी लोग नहीं बताए उनको, अपन है ना अभी तो ऑनलाइन है, इलाज नहीं कर सकते, क्लास होती तो उनका ट्रीटमेंट हो जाता। तो दोस्तों, फोरामेन सीकम हश्मिता ने बताया किस में पाया जाता है, टंग में, और ये पहला भाग है बड़ी आंत का सीकम। वाल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, सीकम लंबाई क्लियर है। सीकम से ही यहां पर एक वर्मी फोम अपेंडिक्स, कृमि, कृमि समझते हैं, टैंक में भाविन पाटीदार, भाविन टैंक कौन है, टंग। अब जवाब देने की जरूरत नहीं है ना, अब किसी को जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, अश्मिता ने बता दिया सबसे पहले, वेरी गुड। एक साथ जवाब आने चाहिए ना, मैं 5 बार बोलने के बाद फिर तुम लोगों के जवाब आते हैं ना, ऐसे सरकारी जवाब की तरह। वो एक गांव में आग लग गई, बाद में 6 महीने बाद ऑर्डर आए कि आग बुझा दी जाए। ये सरकारी कामों की तरह जवाब मत बताया करो तुम लोग। प्रियंका, अच्छा रोहित बता रहा है टंग में, वेरी गुड रोहित। चलो आ जाइए, अब मत बताइए। अब यहाँ देखिए, इसी सीकम में एक कृमिनुमा संरचना पाई जाती है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी, कृमिनुमा है, इसलिए वर्मी फोम अपेंडिक्स कहेंगे। वर्मी नेटवर्क प्रॉब्लम, भाविन पाटीदार, सारी प्रॉब्लम सही कर दूंगा भाविन अगर मैं उधर आ गया तो ना। ये देखिए अपेंडिक्स, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना किसमें पाई जाती है, सीकम में, कृमि जैसी है, इसलिए वर्मी फोम अपेंडिक्स। ये रही वर्मी फोम अपेंडिक्स, किसमें पाई जाती है, सीकम में। सीकम किसका पार्ट है, बड़ी आंत का। यहां देखो, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो अच्छी बात है। वैसे याद रखें, ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है, तो इस अपेंडिक्स को अपन यहीं रोक देते हैं। इसके बारे में जब पूरी संरचना पढ़ लेंगे उसके बाद अपन अपेंडिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी अपने पास इसको मिटा के लिखने की जगह भी नहीं है। रोहित, सॉरी सर, कोई नहीं रोहित, यहाँ जुड़िए, है ना। अपेंडिक्स किसमें होता है, सीकम में, वर्मी फोम अपेंडिक्स, हिंदी में परिशेषिका, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। अपेंडिक्स के बारे में बातें अभी थोड़ी देर बात करेंगे, यहां छोड़ देते हैं। आप इतना याद रखें, सीकम में पाया जाता है, ठीक है। ये सीकम के बाद यहां से ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक कौन है, कोलन, 1 मीटर लंबा। ये देख लीजिए, कोलन के क्या क्या भाग है। पहला है असेंडिंग सेगमेंट, असेंडिंग समझ रहे हैं ना, आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। उसके बाद है ट्रांसवर्स सेगमेंट, अनुप्रस्थ, ऐसे आड़ा या क्षैतिज। उसके बाद है डिसेंडिंग, अवरोही, और उसके बाद है सिग्मोइड। ये 4 सेगमेंट है, 4 खंड है किसके, कोलन के। कोलन के कितने सेगमेंट है, 4। कौन कौन से सेगमेंट है, रीना, प्रियंका, धाकड़, अच्छा रोहित लाइव से हट रहा, अच्छा कौन हट रहा भाई, श्री देव म्यूजिक फिर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल देव म्यूजिक वालों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। जिसको लाइव से हटना है बिल्कुल हट जाइए। लाइव क्लास की सबसे खास बात यही है दोस्तों, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति है तो ही आप पढ़ पाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो मीडियम स्टूडेंट है उनको ही होने वाला है। जो सच में दिल से पढ़ने वाले हैं उनको कोई नहीं रोकेगा,
वो यहाँ नहीं, कहीं से भी कंटेंट यूट्यूब कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ेंगे, उनको कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन जो अर्धचालक बच्चे थे, जिनको टीचर की धुनाई के बाद ही समझ में आता था, घर से काम नहीं करके लाएं, याद नहीं करके लाएं, तो टीचर धुनाई करे फिर समझ में आता था, उन बच्चों का करियर खतरे में है। सेल्फ मोटिवेट रहिए, खुद को खुद मोटिवेट कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी इच्छा है आप जुड़ें, आप जुड़ेंगे इससे आपका फ़ायदा है, आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, इस बात को आप ध्यान में। प्रिया बैरागी, हेलो सर जी, हेलो प्रिया, स्वागत है लाइव क्लास में। इस बात को आप क्लियर कट माने। कोई भी बच्चा ये सोच के अगर लाइव क्लास से जुड़ रहा हो कि वो मेरा फ़ायदा कर रहा है, गलत फहमी निकाल दें। अभी कोई दूसरा गाने वाला चैनल सुने, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, है ना। किसी के भी मन में ऐसी भावनाएं, एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है, इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखिए। एक सिंगल व्यक्ति को भी अगर ऐसा लगता है कि वो मेरा फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाइव जुड़ रहा है, मत जुड़िए। मेरा फ़ायदा आपको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जितना आइडिया है, मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूं वो कर रहा हूं, और टेक्नोलॉजी इसमें मेरी सहायता कर रही है। तो इतने सालों तक मैंने मेहनत की है, तो इजीली आपके पास चीज़ें आ रही है। तो दोस्तों, कोलन के कौन कौन से भाग है? आरोही, ऊपर वाली आरोही, ऊपर जो चढ़ रही है, क्षैतिज, अवरोही और सिग्मोइड, 4 भाग है किसके? कोलन के। पहला, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कोलन, 1 मीटर। और इस कोलन का भी सबसे बड़ा भाग कौन है? ट्रांसवर्स या क्षैतिज या अनुप्रस्थ खंड। और कितने सेंटीमीटर का? 50 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, और ये कितना है? सिग्मोइड, 40 सेंटीमीटर। ये कौन सा है? आरोही, क्षैतिज, अवरोही, और ये घुमाव वाला कौन सा है? सिग्मोइड। सिग्मोइड में आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या होता है सिग्मोइड। आपने एस देखा है, एस, ये देख लीजिए एस। अगर इस एस को पकड़ के ऐसे खींच के लंबा कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, और जो संरचना बनेगी वो सिग्मोइड है। ये देख लीजिए, एस को पकड़ के खींच के सीधा करने की कोशिश करने के बाद जो संरचना बनेगी वो सिग्मोइड है। कोलन के 4 भाग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड सेगमेंट। हिंदी में फिर बोल रहा हूं, आरोही खंड, क्षैतिज या अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्मोइड खंड। सिग्मोइड का मतलब एस को खींच के लंबा कर दिया। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रांसवर्स। क्लियर है बात दोस्तों? अब आगे बात करते हैं, क्या बात है। कोलन के अंदर LML होता है, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर। याद करो दोस्तों, सिरोसा, सिरोसा के बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोजा, देन म्यूकोजा। याद आ रहा है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर आउटर LML और इनर CML होता था। उसी LML की बात कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर, अनुदैर्घ्य पेशी स्तर। कोलन के अंदर ये अनुदैर्घ्य पेशी स्तर मोटा हो जाता है, मोटी हो जाती है, और ऐसे 3 समांतर पट्ट बना देती है। ऐसे 3 यहां से ही शुरू हो जाती है। कोलन के अंदर लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर ऐसे पट्ट बना देती है। एक पट्ट में ये बना रहा हूं, यहां से ये अवरोही, और ये कौन सा आ गया? सिग्मोइड। फिर दूसरा पट्ट बना रहा हूं, ये अगला पट्ट दोस्तों, ये देख लीजिए क्या बना रहा हूं मैं। कोलन की अनुदैर्घ्य पेशियां कोलन के अंदर पट्ट बना देती है। कितने पट्ट बना देती है? 3। अभी कितने बने हैं? 2। तो एक और बना देता हूं, ये देख लीजिए, एक और पट्ट, एक और पट्ट, एक और पट्ट, एक और पट्ट बना देता हूं मैं। ये देख लीजिए, एक और पट्ट। ये कोलन के अंदर
और दोनों तीनों पट एक दूसरे के समानांतर है, तो कॉलन के अंदर लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर की जो पेशियां हैं, कोई बात नहीं है ना, रीना कह रही है नेट खत्म हो गया, जिसका भी नेट खत्म हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है आप जाइए, जो लोग जुड़ रहे हैं वो ध्यान से समझे बात को ना। तो मैं क्या कह रहा था, 3 समांतर पट्ट कौन बनाया, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर, वो मोटी हो जाती है कॉलन के अंदर, और ऐसे 3 समानांतर पट्ट 3 पैरेलल पट्ट बनाती है, और इन तीनों का नाम है टीनी कोलाई। क्या नाम है? टीनी कोलाई। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, एक जीवाणु का नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, इरिश्चिया कोलाई, याद रखें वो जीवाणु है, इसका नाम है टीनी कोलाई। ये नाम ही कंफ्यूज करते हैं बायोलॉजी में, आपको लगेगा कि अच्छा ये भी कोई जीवाणु है, टीनी कोलाई जीवाणु नहीं है। कॉलन के अंदर अनुदैर्घ्य जो पेशियां हैं वो मोटी होकर 3 समानांतर पट्ट का निर्माण करती है, उन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, टीनी कोलाई। 3 है ना पट्ट, 3 पट्ट है, तो नाम भी क्या रख दिया गया, टीनी कोलाई, टीनी कोलाई, टीनी कोलाई, टीनी कोलाई। अब क्या करते हैं कॉलन में, ये देखो मैंने इतना ही लिखा है बस, इसको मैं मिटा भी सकता हूं। कॉलन के अंदर 1 मीटर LML मोटी 3 समानांतर पट्ट टीनी कोलाई मैंने बना भी दी। अब ये टीनी कोलाई क्या है, पेशियों के पट्ट है ना, ये बोला ना, अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर। ये जो तीनों पट्ट है, ये पट्ट वास्तव में किसके हैं, मसल्स के। और पेशियां आपको पता है सर, इकोलाई बैक्टीरिया आई में भी पाया जाता है क्या? कौन है, कौन बोल रहा है ये इकोलाई बैक्टीरिया आई में भी पाया जाता है? एक बार दोबारा करो ना, कमेंट दिख नहीं रहा है। ई कोलाई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, आँख में कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया, ये कहाँ से पता लगा? एक बार दोबारा नाम आने दो उसका। ये मेरी बात सुनो, 3 समानांतर पेशीय पट्ट, 3 समांतर पेशीय पट्ट टीनी कोलाई है कॉलन के अंदर। पहला सवाल, टीनी कोलाई कहाँ, कॉलन। कॉलन किस में, बड़ी आंत में। कौन सी पेशियों के, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर के, अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर के। क्या करते हैं टीनी कोलाई वो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे, और इन पेशियों में, इन पट्टों में संकुचन होता है, खिंचाव होता है इन पेशियों में, इधर से भी और इधर से भी। और जैसे ही खिंचाव होगा, ये जो कॉलन है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे 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 इस कॉलन के अंदर छोटे छोटे भाग बन जाएंगे। ये कॉलन के अंदर ऐसे ऐसे सेगमेंट बन जाएंगे। ऐसे बनाने की पूरे में ज़रूरत नहीं है, ये देख लीजिए। और इन सेगमेंट को कहेंगे हस्ट्रा। अगला क्वेश्चन, हस्ट्रा कहाँ पाया जाता है? पहले तो हस्ट्रा का निर्माण कैसे हुआ? कॉलन के अंदर 3 समानांतर पेशीय पट्ट, उनमें संकुचन के कारण ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट बने। कॉलन, बड़ी आंत के अंदर, उनको हस्ट्रा कहते हैं। दोस्तों याद रखो, दीर्घरोम भी उभार और गर्त थे, ये हस्ट्रा भी उभार और गर्त है। दीर्घरोम भोजन के अवशोषण में काम में आते थे, और ये हस्ट्रा किसके अवशोषण में काम में आते हैं? जल के अवशोषण के काम में आते हैं। हस्ट्रा वाटर एब्जॉर्प्शन, दीर्घरोम अवशोषण की सतह को बढ़ाते थे, वैसे ही हस्ट्रा भी अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। वहाँ किसका अवशोषण होता था? भोजन का। यहाँ किसका अवशोषण होगा? जल का। हस्ट्रा का निर्माण वहाँ पर जो दीर्घरोम है वो परमानेंट उपकला के द्वारा बने हुए थे। यहाँ पर पेशीय पट्टों में संकुचन की वजह से जो कोलन था उसमें सिकुड़न हुई है, और उसकी वजह से हस्ट्रा बने। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल अगर आप लें
तो आपके पजामे का नाड़ा, जैसे ही आप आपके पजामे के नाड़े को ऐसे जोर से खींचते हैं तो आपके पजामे में ऐसे छोटे छोटे सल बन जाते हैं और वो टाइट हो जाएगा। बस यही टीनी कोलाई बराबर नाड़ा याद रखें आप। जैसे ही इसमें खिंचाव होगा ये हस्ट्रा बन जाएंगे और ये हस्ट्रा जल अवशोषण में मदद करते हैं, बड़ी आंत में अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। हस्ट्रा जनरली या सामान्यतः किस में पाए जाएंगे? कॉलन में ही पाए जाएंगे। कैसे निर्माण हुआ है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये असेंडिंग है, ये क्षैतिज है, ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में। 18 लोग लाइव है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए, समझ में आपको बिल्कुल क्लियरली मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको हिंदी समझ में आती है और जो जिंदा होके मोबाइल देख रहा है उसको एक एक बात समझ में आनी है, कोई नहीं रोक सकता, साथ में याद भी होनी है। तीसरा भाग मलाशय। मलाशय की म्यूकोजा। आपको बातें समझ में आ रही होगी कि पुराने वीडियो और उनको ढंग से समझना क्यों आसान है, या उनको अगर समझ लिए तो आगे वाली चीजें। म्यूकोजा, जिसने पूरा वीडियो पहले वाले देखे उनको ढंग से पता लग गया। अच्छा, सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोजा और सबसे अंदर वाली म्यूकोजा। म्यूकोजा में फिर उसके बाद मस्कुलरिस इंटरना, लेमिना प्रोपरिया और एपिथेलियम। तो रेक्टम की जो म्यूकोजा है उसमें वर्टिकल फोल्ड्स पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। ऐसे अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं मलाशय के अंदर, ठीक है। और इन वर्टिकल फोल्ड में एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। ये वर्टिकल फोल्ड्स हैं, इनमें एक धमनी होती है और एक सिरा होती है। कई बार विशाल शर्मा भी जुड़े हैं लाइव क्लास में, स्वागत है विशाल। यहाँ देखिए, एक धमनी है, एक सिरा है, किसमें? अनुदैर्घ्य वलन में। कई बार जैसे लगातार आप खड़े रहते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो ये जो अनुदैर्घ्य धमनी और सिराएं हैं, या जो ये सर इकोलाई बैक्टीरियाई में हो गया, गुड स्टेटस, हेलो सर, एक बार एलएमएल का पूरा नाम। नितेश, एलएमएल का पूरा नाम है लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लेयर, अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर। पूरा एक वीडियो है नितेश इसका, आहार नाल की हिस्टोलॉजी के नाम से, उसको आप पूरा देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा। कोई भी नया बंदा अगर अभी जुड़ा है, वो आहार नाल पढ़ना चाहता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पुराने वीडियो देखें, अच्छे से मस्त समझ में आएगा। तो मलाशय में जो वर्टिकल फोल्ड है उनमें एक धमनी है, एक सिरा है, और किसके अंदर? म्यूकोजा में। अब कई बार ये म्यूकोजा सूज जाती है, सूजन आ जाती है खड़े रहने से या कोई और ऐसी चीजें खाने पीने से, सूजन या कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी ये वर्टिकल फोल्ड्स में ऐसे सूजन आ जाती है। तो धमनी और सिराएं, और इस सूजन की वजह से यहाँ पर ये म्यूकोजा को नुकसान हो जाता है और धमनी और सिरा को भी नुकसान हो जाता है। और मोस्टली किसको नुकसान होता है? सिरा को। इसकी वजह से मल के साथ क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लगेगा, और इसको कहते हैं हीमोरोइडस या पाइल्स। पाइल्स क्या है? सर, मलाशय के अंदर म्यूकोजा में अनुदैर्घ्य वलन होते हैं, उनमें एक धमनी और एक सिरा ब्लड की सप्लाई करती है। किसी कारणवश अगर म्यूकोजा में सूजन आ जाए तो उसमें उपस्थित रक्त वाहिनियों को नुकसान हो जाता है और वहाँ से रक्त निकलकर मल के साथ बाहर निकलता है। इसी को हीमोरोइडस या पाइल्स कहते हैं। मलाशय की बात कंप्लीट। मलाशय के बाद यहाँ से ये रेक्टल कैनाल, मलाशय की नलिका, इसका जनरली 4 से 6 सेंटीमीटर मलाशय की नलिका बोलते हैं, और बाहर जो छेद है उसको कहेंगे एनस या गुदा।
आहारनाल की सही डेफिनेशन यही है, मुख से लेकर गुदा तक पाई जाने वाली संपूर्ण संरचनाएं आहारनाल कहलाती है। और एक कंप्लीट या पूर्ण आहारनाल किसको माना जाएगा? जिसमें मुख और गुदा दोनों होंगी। कंपटीशन एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इस एनस के अंदर दो स्पिंक्टर पाई जाती है, अंदर वाली स्पिंक्टर को इनर स्पिंक्टर और बाहर वाली स्पिंक्टर को आउटर स्पिंक्टर। स्पिंक्टर एनस के अंदर दो स्पिंक्टर पाई जाती है, अंदर वाली को इनर और बाहर वाली को आउटर। अंदर वाली स्पिंक्टर अनैच्छिक है, वो आपके हिसाब से नहीं खुलेगी। जब अंदर से मल का या अपशिष्ट पदार्थों का दबाव बनेगा तो अंदर वाली जो स्पिंक्टर है वो आपकी इच्छा से नहीं, अनैच्छिक है, अपने हिसाब से ओपन होगी। लेकिन बाहर वाली जो स्पिंक्टर है वो ऐच्छिक है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको कब मल त्याग करना है वो आप आउटर स्पिंक्टर से डिसाइड कर सकते हैं। एनस या गुदा के अंदर दो स्पिंक्टर, आंतरिक और बाह्य। इनर स्पिंक्टर अनैच्छिक होती है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अंदर के प्रेशर के अकॉर्डिंग। और आउटर वाली क्या होती है? ऐच्छिक स्पिंक्टर होती है। तो ये था दोस्तों किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। पाइल्स के बारे में आपको आइडिया लगा, एनएस की स्पिंक्टर के बारे में। एक बात मैं आपको बोलूँगा, वो भी अभी, जैसे अब बड़ी आंत के बाद लगभग सभी संरचना, अब अपन लीवर, अग्नाशय और लार ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। आहारनाल तो लगभग कंप्लीट ही है। इस बोर्ड पर क्या इंपॉर्टेंट है देखो, हीमोरॉइड्स और पाइल्स, एनएस की स्पिंक्टर, उसके बाद समानांतर पेशीय पट्ट, हस्ट्रा, बड़ी आंत में जल के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। कॉलन के पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रांसवर्स। ये सीकम, सीकम के अंदर अपेंडिक्स और इलियोसिकल वाल। अब थोड़ी देर अपन इन सबको मिटा देते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? ये मिटा दिया, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए। आहारनाल लगभग कंप्लीट है। 18 लोग लाइव है। जो भी लाइव जुड़े, सर एक बार एलएमएल का पूरा नाम बता दिया नितेश सर। पाइल्स को वापस समझाना, पाटीदार पंकज। तो पाटीदार पंकज दोबारा से अगर आपको लगता है, वैसे तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात को मैं समझा देता हूँ, एग्जाम के लिए काम का है। पाइल्स को ही हीमोरॉइडस कहते हैं। देख लीजिए, मलाशय के अंदर वर्टिकल फोल्ड्स पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं, और वो भी मलाशय की किस में? म्यूकोजा में। ध्यान से देखिए, मलाशय की म्यूकोजा में अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। इन अनुदैर्घ्य वलन में जो पाई जाने वाली रक्त वाहिनियां हैं, अगर उन रक्त वाहिनियों को नुकसान हो जाए, इस नुकसान की वजह से अगर ये रक्त किसके साथ? मल के साथ बाहर निकलें, तो इस बीमारी को पाइल्स कहेंगे। ठीक है पाटीदार पंकज, आपका काम पूरा। नितेश का मैंने बता ही दिया। एक बार डेफिनेशन अगर आप बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से, मलाशय की म्यूकोसा में उपस्थित अनुदैर्घ्य वलन में उपस्थित रक्त वाहिनियों को नुकसान हो जाता है, इसकी वजह से रक्त मल के साथ बाहर निकलता है, इसको हीमोरॉइडस या क्या कहेंगे? पाइल्स कहेंगे। आइए अगली बात करते हैं दोस्तों। अब है बहुत महत्वपूर्ण बात, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? सीकम में। सबको दिख रहा है। बड़ी आंत में कितने सेंटीमीटर लंबा? 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा। दूसरी बात, सीकम की तरफ से ही खुला, आगे की तरफ से बंद होता है, कृमि जैसा होता है, इसलिए इसका पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हिंदी में परिशेषिका भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम
अंधनाल भी है। अपेंडिक्स के ही दो नाम हैं। क्या काम करती है वो देखते हैं। कार्य, अपेंडिक्स का कार्य है सेलुलोज का पाचन। किसका पाचन दोस्तों? सेल्यूलोज का पाचन। सेल्यूलोज का पाचन। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मतलब जो शाकाहारी जीव है उनके अंदर सेलुलोज बहुत ज़्यादा जाता है। खरगोश, गाय, भैंस, जितने भी शाकाहारी जंतु है उनके अंदर अपेंडिक्स सुविकसित होता है, क्योंकि वहां पर किसका पाचन होता है? सेल्यूलोज का। क्लियर है बात? सेल्यूलोज का पाचन कौन करेगा? अपेंडिक्स। ज्यादातर ये सुविकसित किस में होगा? शाकाहारी जीवों में, खरगोश में, गाय में, भैंस में, बकरी में, हिरन में। अपने अंदर इसकी क्या हालत है वो देखते हैं। इंसान के अंदर यह अपेंडिक्स अवशेषी संरचना है। अवशोषी नहीं, अवशेषी। अंग्रेजी में इसको कहेंगे रेजिडुअल। अवशेषी संरचना है। दोस्तों रेजिडुअल का मतलब है ऐसी कोई संरचना जो है तो सही लेकिन किसी काम की नहीं है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो थोड़े दिनों में आपके घर वालों का यही स्टेटमेंट होगा कि ये हमारा बेटा है, बेटी है तो सही लेकिन किसी काम का नहीं है। अवशेषी बेटा है ये, रेजिडुअल सन, रेजिडुअल डॉटर। अवशेषी का मतलब समझ में आ गया होगा, जो है तो सही लेकिन अपने अंदर किसी काम का नहीं है। शाकाहारी जीवों में ये अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता है लेकिन अपने अंदर ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि अपन भोजन को जनरली पका के खाते हैं और पकाने से सेलुलोज जो है उसका अपने आप क्या हो जाएगा? पाचन, या वो नष्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, अपेंडिक्स मानव में अवशेषी संरचना है जो सीकम बड़ी आंत के अंदर पाई जाएगी। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, लंबाई इतनी है। पहले शायद इसका कोई काम रहा हो उद्ध विकासीय अध्ययन में। उद्ध विकास जब अपन पढ़ेंगे तब बात भी करेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं है। कहीं बार इस अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है और इस बीमारी को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में सूजन को क्या कहेंगे दोस्तों? अपेंडिसाइटिस। अगर किसी को ऐसा हो गया तो उसको दर्द होगा, पीड़ा, बुखार आ सकती है, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण उसमें आएंगे। मतलब अपेंडिक्स क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। अपेंडिक्स में किन्हीं जीवाणुओं के द्वारा अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें सूजन आ जाती है। अगर इसका साइज बढ़ेगा तो आहारनाल के आसपास और भी जो अंग है उनका भी नुकसान हो सकता है। लक्षण ये रहे। बीमारी का नाम क्या होगा? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है? अगर परिशेषिका या अपेंडिक्स में किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाए तो यही अपेंडिसाइटिस है। क्या इलाज है? ज़्यादातर तो इलाज ये करते हैं कि इस अपेंडिक्स को यहाँ से काट के बाहर निकाल देते हैं। अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ जगह पर हॉस्पिटल वाले इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। देखो ये चीज़ आपके अंदर पहले ही अवशेषीय है लेकिन किसी काम की नहीं है। सपोज करो आपका पेट दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल गए, आपका नॉर्मल पेट दर्द था, 2 रुपए की टैबलेट आपको दी, आपका पेट दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन फिर हॉस्पिटल का खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका तो अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया है। सर यदि हम भी गैस खाएं, घास खाएं तो अपेंडिक्स वर्क करेगा? सुरेश पाटीदार। अब अवशेषी हो गया है सुरेश पाटीदार और एक बार काम करना बंद कर दिया तो फिर
अब काम नहीं कर पाएगा। उद्ध विकास ये चीज़ें हैं, और उद्ध विकास के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आइडिया है। जैसे आपने कभी सुना है सांपों के भी पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो काम नहीं आए तो घसीटते घसीटते ख़त्म हो गए। जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो क्या अब जिराफ को केवल और केवल घास और घर पे बैठ के चारा खिलाएं तो शायद जिराफ की गर्दन अब छोटी नहीं हो सकती। उद्ध विकासीय प्रक्रिया ज़्यादातर इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। ये अनवरत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। चलिए आइए अपन इसी बात को देखते हैं। तो डॉक्टर या हॉस्पिटल वाले आपको बोलेंगे आपका तो अपेंडिक्स खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सूजन आ गई, इसको काटना पड़ेगा। नहीं कटवाया तो आपकी पूरी आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने फिर कहा दोस्तों, इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन आ सकती है, ये लक्षण हैं। ज़रूरत पड़े तो अपेंडिक्स को काटना भी पड़ सकता है, इलाज है। लेकिन लोग ज़्यादातर 100 में से 100% ही काट कर ही हटाने लग गए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम पर उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जो इलाज 2 रुपये में हो रहा था उसके आपसे 25,000 रुपये ऐंठ लिए जाएंगे कि ये लो 25,000 रुपये लाओ। लगा क्या उनका? कैंची। पेट किसका कटा? आपका। और काटने के बाद ऐसे निकाल के भी दिखाएंगे कि ये लो, ये था आपका अपेंडिक्स जो इन्फेक्शन हो रखा था। हमें क्या पता ये इन्फेक्शन हो रखा था, सही है खराब है। समझ रहे हैं बात को? डॉक्टरों से भी ध्यान में रहें। और वैसे भी इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने की दवा भी हो सकती है। कल को आपको जुकाम लग गई तो ऐसे थोड़ी हॉस्पिटल जाते हैं कि नाक कटवा दो, इन्फेक्शन हो गया, वरना कहीं और भाग को, है ना। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसी कोई दवा है जो इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकती है। हाँ, इनकेस अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है तो सर्जरी की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका फ़ायदा ही उठाया जाए ऐसा गलत है। अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता है। मानव के अंदर ये अवशेषी संरचना है। अपेंडिक्स में किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाए, अपेंडिक्साइटिस, सीकम में 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। ये देख लीजिए दोस्तों, मिटा देता हूँ। अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिक्स में सूजन आना जीवाणुओं के इन्फेक्शन की वजह से। इसके लक्षण क्या है? अपेंडिक्स के बारे में कुछ जानकारियाँ। अपेंडिक्स मानव में अवशेषी संरचना है। शाकाहारी जीवों में क्या होगा? पाया जाएगा, सुविकसित पाया जाएगा। मिटा देता हूँ। सर तो इनको भी बड़ा, पाटीदार पंकज, इनको भी बढ़ा देने को कोई उपाय? इसको भी बढ़ा देने का कोई उपाय? पाटीदार पंकज दोबारा कमेंट करें, है ना, किसको बढ़ा देने का क्या उपाय है? ये मैं समझ में आया नहीं है। दोबारा बताइए क्या पूछना चाह रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताए थे, अगर आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी। लाइव वीडियो वैसे भी रिकॉर्डेड होते हैं हमेशा। कोई जो भी आदमी है बाहर से भी पढ़ेगा, उसके लिए भी काम के हैं। तो अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं। अब आपसे कोई यूं पूछे कि हम मानव है और मानव में किसका पाचन नहीं होता? सेलुलोज का पाचन नहीं होता। हमारे अंदर सेलुलोज का, सर तो इसको न बढ़ाने का है ना, पूछ लेना आप बाद में। पाटीदार पंकज जो भी है वो आप मेरे से बाद में अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अभी यहाँ देख लीजिए, मानव में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता, इसका जवाब देख लीजिए। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला तो अभी आपके सामने ही है कि मानव में परिशेषिका क्या होती है? अवशेषी होती है, क्योंकि परिशेषिका ही क्या करती है? सेलुलोज का पाचन करती है। और जो सेलुलोज का पाचन करती है वही अवशेषी है, किसी काम की नहीं है, तो कहाँ से पाचन होगा? दूसरा जो कारण है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
एक बात आप ध्यान रखें, ये जो सेलुलोज है ना, बताता हूं सेलुलोज, ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर। सेलुलोज में क्या होता है, ऐसे ग्लूकोज, फिर दूसरा ग्लूकोज, फिर अगला ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ते ही जाते। और ग्लूकोज अगर आपस में जुड़े तो ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बहुलक। जैसे माला किससे बनती है, मूंगों से, मूंगा 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 मिलके माला बनाए, तो मूंगा एकलक है और माला क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है। बताओ सेलुलोज किसका बहुलक है, ग्लूकोज का। क्या ग्लूकोज के अलावा कोई और है, नहीं है, तो सारे ही ग्लूकोज ही है, इसलिए सेलुलोज को क्या कहते हैं, समबहुलक, क्योंकि एक ही एकलक इकाई है। ग्लूकोज और ग्लूकोज, वैसे ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड कहते हैं, मोनोसैकेराइड, बड़े ध्यान से सुने आप। और दो मोनोसैकेराइड के बीच का जो बंध है, उस बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध है दोस्तों, दो मोनोसैकेराइड के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध। और सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, उनके बीच का जो बंध है उसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। हमारे शरीर के अंदर, मानव के शरीर के अंदर देखो, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बताओ कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम का नाम बोलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, उसका नाम बोलिए, याद दिला देता हूं। प्रोटीन को पचाने वाला पेप्टाइडेज, वसा को पचाने वाला लाइपेज। प्रोटीन अगर टूटेगा तो अमीनो एसिड में, वसा टूटेगी तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो सरल पदार्थ ग्लूकोज में। सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज का बहुलक है। एमाइलेज, वेरी गुड, अपेंडिक्स को ना बढ़ाने का, वो इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा। ये जो एक पूछ रहा है कि भाई अपेंडिक्स को नहीं बढ़े, तो इन्फेक्शन से बचें, ढंग से खाना खाएं, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छा खाना पीना ही इसको इन्फेक्शन से बचाने का। एमाइलेज हश्मिता, वेरी गुड। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम है एमाइलेज। तो हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, बाकी कार्बोहाइड्रेट का तो होता ही है। तो जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं उनका नाम है अल्फा एमाइलेज। ध्यान से देखिए, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम एमाइलेज है, उनका नाम है अल्फा एमाइलेज। क्या नाम है, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। सभी लोग एमाइलेज जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार ध्यान से सुन ले, क्लास ओवर, लार्ज इंटेस्टाइन लगभग कंप्लीट होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट है कौन, सेलुलोज। ग्लूकोज ग्लूकोज द्वारा ही बनी है, ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, समबहुलक है। सेलुलोज के अंदर दो ग्लूकोज के बीच जो बंध है उसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। लेकिन हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम हैं उनका नाम है अल्फा एमाइलेज। बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, हमारे पास काटने वाले एंजाइम अल्फा वाले हैं और सेलुलोज में बंध कौन सा वाला है, बीटा वाला है। हमारे मस्ताना म्यूजिक, अच्छा हाय सर, हेलो मस्ताना म्यूजिक, स्वागत है आपका भी लाइव क्लास में।
अल्फा एमाइलेज, बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता? पहला कारण है अपेंडिक्स अवशेषी है। दूसरा कारण है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले सभी एंजाइम अल्फा एमाइलेज है, जबकि सेलुलोज के अंदर जो बंध है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध है। अल्फा वाले एंजाइम बीटा वाले बंध को नहीं तोड़ सकते, इसलिए मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये था दोस्तों अपेंडिक्स और बड़ी आंत के बारे में। एक एक इम्पॉर्टेंट बात पूरी आर्नाल के बारे में मैंने आपको बता दी है, इसको देख लीजिए और ये मिटा देता हूँ मैं। एक बात और, आज की क्लास ओवर। दोनों क्लास में आप सभी लोग लाइव रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने के लिए आप अपना डाटा सेव रखें, फालतू अगर वेस्ट कर देंगे तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा बीच में। कल से अपन कोशिश करेंगे 30 से 45 मिनट की ही क्लास रहे, और फिजिक्स की क्लास का भी जल्दी एडजस्टमेंट करते हैं। एक बात और, यहाँ से कॉलन शुरू है, कॉलन यहाँ तक है। नंबर 2 सर आपके नितेश नंबर 1 है 9351, या अभी फिलहाल के लिए तू ये वाला लिख ले 9982489279। फिर कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी वाले मैं तेरे को बता दूंगा, इस नंबर पे अभी ये मेरे नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इससे जुड़े। अभी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के जो नंबर है वो भी लिए ही है, मेरे को याद ही नहीं है वो नंबर, और मैंने सोचे भी नहीं कि याद करना। बीच में तो अभी याद क्या हुआ, मतलब थोड़ी देर के लिए याद करके बोल देता था। वैसे वो 9351 पता नहीं को 047315 ऐसे हैं, 9351047315 यही है शायद। तो नितेश ये कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के नंबर है, इस पर तू जुड़ जा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर अपन बात कर सकते हैं। ये देख लीजिए। तो अपन एक बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आज की क्लास ओवर। मैं कह रहा था आप अपने डाटा को सेव रखें। 30-30 मिनट के भी अगर अपन 3 क्लास रखेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, जिसके पास डाटा नहीं बच पाता है तो कोई बात नहीं है। एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ, आज अपन ने केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू किया है सॉल्यूशन। बायोलॉजी में आहारनाल कंप्लीट हो गई। कल अपन लीवर पैनक्रियाज उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी ही फिजिक्स की टॉपिक वाइज 12वीं के अकॉर्डिंग। एक और बात बता रहा हूँ, जो 10th में बच्चा आगे साइंस लेना चाहता है वो भी क्लास में जुड़े हैं कि नहीं। 11th के अकॉर्डिंग भी अगर उस हिसाब से बच्चे होंगे तो अपन क्लास शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 12th के सिलेबस टू द पॉइंट अपन बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एक बात और जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ से कॉलन गया, इधर घुमाई क्यों, सीधा ही चल जाता। कोई तो चीज यहां आ गई होगी, यहां पर ऐसे, फिर यहां से चलो इसको देखकर ये इधर घूम गया, फिर यहां से नीचे क्यों आया, यहां पर भी कोई तो चीज आई गई होगी। तो दोस्तों यहां पर जो चीज आई है उसका नाम है लीवर, और यहां पर जो चीज आई है इसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। घुमाव को दोस्तों फ्लेक्सर कहते हैं, फ्लेक्सर। ये लो घुमाव, ऐसे तो घुमाव को मोड़ कहते हैं, लेकिन अब ये साइंस है। फ्लेक्सर असेंडिंग वाली ट्रांसवर्स की तरफ घुमाव हुई है, इस घुमाव को कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर। क्या कहते हैं, और याद करो हिपैटिक शब्द किसके लिए है, लीवर के लिए। पहला घुमाव किसकी वजह से आया है, लीवर की वजह से, इसलिए इस घुमाव का नाम है हिपैटिक फ्लेक्सर। दूसरा घुमाव किसकी वजह से आया है, स्प्लीन की वजह से, इसलिए उसका नाम है
स्प्लीन फ्लेक्शन, ये देख लीजिए, घुमाव, ये वाला घुमाव लीवर की वजह से घूम गया, लीवर आ गया तो उसके अंदर थोड़ी जाता, इधर वाला स्प्लीन वापस नीचे आ गया। लीवर के बारे में तो अपन बात करेंगे। 2 लाइनें आज की क्लास फिर ओवर। स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। 2 बातें याद रखना दोस्तों। एक तो पहली, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। और एक खतरनाक बात और, मानव शरीर का ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है? स्प्लीन को। मुख से लेकर गुदा तक सारी संरचनाएं मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी है। क्लियर कट मुख गुहा, एक एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। पूरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें। अब अपन यकृत, अग्नाशय और उनके बारे में बात करेंगे। आज की दोनों लाइव क्लास में आप लोग पूरी तरीके से जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से देखें, खासकर केमिस्ट्री वालों से डरे नहीं और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।